इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत 1 चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या, जिसमें हम जानेंगे अपने भारत की जनसंख्या के बारे में और किस राज्य में कितना जनसंख्या है। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकेंगे? मानव के द्वारा विश्व की कल्पना कर सकेंगे? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है, जनसंख्या करती है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सब जानते हैं। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, उसका इस्तेमाल तो करते ही हैं। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं और मानव, इंसान, जीव ये खुद विभिन्न गुणों वाले संसाधन हैं। कोई काला है, कोई उजला है, कोई सांवला है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई बुद्धू है, कोई किसान है तो कोई गरीब है, कोई अमीर है तो कोई क्या से क्या 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 है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट के आते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था, कोयला का जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ऐसे मार्केट में भी चिकन वगैरह बॉयल करने के लिए वहां पर किचन में भी कोयला का इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो कोयला जब तक चट्टान था, जब तक मानव ने उसे उसका प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। जब तक मानव उसको संसाधन नहीं बनाया था तब तक कोयला एक चट्टान था, लेकिन जब संसाधन बन गया तो कोयला कोयला हो गया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। देखो, अगर सुनामी और बाढ़ कहीं भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव और शहर में आ जाए जहां पर आबादी ज्यादा है, घर तोड़ दे, बहुत लोग जान माल की हानि हो जाए, तो वह आपदा का नाम दे दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इतना आपदा हो गया, अब तो क्या बोले, सबसे सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। तो आपदा का नाम तभी मिलता है जब वो घनी आबादी में गांव या शहरों में प्रभावित करता है, घुसता है तब। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या की आधारित तत्व है। जनसंख्या की आधारित तत्व मतलब एक आधार के अनुसार। ये अपना आधार कार्ड मत समझ लेना। आधार मतलब एक सीमा। यह एक संदर्भ बिंदु है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है, जिसके वजह से दूसरे जीव चाहे दूसरे तत्व के बारे में बात की जा सकती है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है, मानव के अलावा दूसरे किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुनामी आता है तो व्हेल मछली आती है तो फिर साथ में चली भी जाती है। ऐसा नहीं है कि व्हेल मछली वहीं पर रुक जाएगी, ये तो नहीं है। भले कहीं बिल्डिंग से टकरा गई, मर गई तो कोई अलग बात हो गया। जल में रहने वाले प्राणियों को सुनामी और बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत है केवल मनुष्यों को, इंसानों को, बाकी किसी को नहीं। उसकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उसके विवेचन करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अब देखो, मानव की संख्या, वितरण, वृद्धि, उसका बढ़ना, उसकी गुणवत्ता, विशेषताएं, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझता है और उसके बारे में सोच समझ के कुछ कर भी सकता है। इसका सबसे ज्यादा समझा जाए तो सबसे बड़ा संसाधन है मनुष्य। मनुष्य अगर नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो कोई संसाधन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तब पर्यावरण के बारे में जो विवेचन करता है, विवेचन मतलब उसके बारे में सोचता है, उससे अपना कार्य करता है, काम निकलवाता है, वही सबसे समझदार होता है। तो मानव हमारा बहुत समझदार है, इंसान पूरे समझदार है। नहीं है तो बोलो, आप समझदार नहीं हो तो फोन कैसे चला रहे हो, लैपटॉप कैसे चला रहे हो? नहीं चलाते ना। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। पृथ्वी का जितना संसाधन है मानव उसका उत्पादन करेगा
और उसका इस्तेमाल करेगा। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, कि एक देश में कितने लोग रहते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, ये सब सरकार को जानकारी होनी चाहिए। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब सरकार को मालूम होती है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जो भारत में जनगणना होता है उसी से जनसंख्या के बारे में मालूम चलता है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। कितना पे? 3 पे। 1 नंबर, जनसंख्या का आधार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, इसके बारे में। 2 नंबर, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ रहा है एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके परिवर्तन कैसे हुए। 3 नंबर, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। ये सब सरकार को जनगणना के हिसाब से मालूम चलता है। जब सरकार जनगणना कराती है तो संख्या के अनुसार उनके बारे में सब मालूम चलता है कि कौन क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आकार कितना है, कितना हाइट है, कहाँ पर गांव है, कहाँ पर मोहल्ला है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्टेट है, सब जनगणना में मालूम चल जाता है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, कि जनसंख्या का आकार और उसके अनुसार उसको किस तरह बांटा गया। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण उसको बांटा गया। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग, जो 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असामान्य रूप से वितरित मतलब अलग अलग रहते हैं, जो चित्र 6.1 में देखा जा सकता है। यह विश्व स्थलीय भूभाग का 2.4% है। याद रहेगा। ये देखो जनगणना, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। उसको गिना जाता है तो उसको जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्याई, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं, जनगणना रिपोर्ट। ये देखो जनसंख्या, शेष विश्व 82.5%, अब भारत 17.5% में अकेला भारत है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का भाग इतना और भारत का इतना बड़ा टुकड़ा में भारत के लोग रहते हैं। ये तो है छोटा आंकड़ा, एक समझो तो सरकारी खाता में 2011 की, लेकिन अभी 2023 चल रहा है। 2023 में तो बहुत ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। 1990 लाख याद रहेगा ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में जब जनगणना हुआ था तब 1990 लाख थी। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करती है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप जो टापू है वहां पर 64,429 लोग निवास करते हैं। एक तरह से भारत का ही क्षेत्र है वो, एक तरह से भारत ही समझ सकते हो। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। देखो, राजस्थान सबसे बड़ा इलाका तो है, लेकिन वहां पर उपजाऊ जमीन ना होने की वजह से वहां पर जनसंख्या कम है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, इसके बारे में हम देखते हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण समान और संसाधनों के अनुसार भारत में जनसंख्या का बंटवारा हुआ। जनसंख्या घनत्व असामान्य वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। ये जो अभी भारत कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। कहाँ का? बांग्लादेश तथा जापान जनसंख्या घनत्व जो है भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। वो छोड़ो, वो सब बाहर की बात हो जाती है। हिंदुस्तान की बात करो। अभी 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब इधर का घनत्व ज्यादा कैसे है? क्योंकि एक ही क्षेत्र में बहुत लोग रहते हैं, इसलिए उधर का घनत्व ज्यादा है, मतलब घनी आबादी है। हम लोग की तरफ घनी आबादी नहीं है उतनी, इसलिए हम लोग का जनसंख्या घनत्व 382 था उस समय 2011 जनगणना में। उसके बाद है जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर में है। मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में करीबन 1100 लोग रहते हैं बिहार में। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं, 17 परिवार ही रहते हैं। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असामान्य वितरण को दर्शाता है। देखो नीचे 6.2 है, इधर 6.3, मतलब नीचे वाले में देखना है। तो इधर देखो, मैं पेंसिल करके दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, ठीक है। पश्चिम बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 6%, गुजरात 6%, उड़ीसा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, असम 3%, पंजाब 2%, छत्तीसगढ़ 2%, इधर कौन सा? हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, दिल्ली के ऊपर है जम्मू कश्मीर में 1%, उत्तराखंड में 1%, और अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 2% जनसंख्या भारत का होता है। कुल मिलाकर कितना हुआ? कुल मिलाकर जोड़ के बताओ कितना होता है? 100% हुआ कि नहीं हुआ? हो ही सकता है। ये भारत की जनगणना 2011 में थी। इतना राज्य में इतना लोग रहता है। ये चित्र है 6.3 भारत जनसंख्या घनत्व। सबसे हरा वाला जो है ना, इधर वाला, उसमें 250 से कम लोग रहते हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, जिसमें आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बाकी नहीं। अब उससे नीचे वाला 251 से लेकर 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। अब देखो इसमें आते हैं गुजरात, दादर और नगर हवेली जो महाराष्ट्र में है, बुरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के बाद आपको आ जाएंगे असम, त्रिपुरा। उससे ज्यादा घनी आबादी है पीले वाले का, जिसका नाम है तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। उसके ज्यादा घनी आबादी वाले राज्य हैं कौन कौन? जिसमें 751 से लेकर 1000 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहता है, जिसमें केरल है, केरल के बाद उत्तर प्रदेश है, केरल और उत्तर प्रदेश। और सबसे डेंजर क्षेत्र में आता है, तो डेंजर क्षेत्र में आने वाले जगह है पश्चिम बंगाल और बिहार और दिल्ली। ये 3 क्षेत्र जो है सबसे डेंजर जोन में आता है।
सबसे घनी आबादी इधर है, दिल्ली है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। अब इसी को याद कर लेना आप, 2011 की जनगणना इसके अनुसार हुआ था, इतना ही जनगणना में आया था। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, नोट, आंध्र प्रदेश के पुनः गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना का नाम इसमें नहीं दिया है ना। देखो ये वाला जो पार्ट है, इतना दूर का पार्ट है, जो इतना दूर का, ये तेलंगाना क्षेत्र है, ये टूटकर तेलंगाना बन गया है। तो कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। ये सब सवाल है जीके जी इसमें पूछे जा सकते हैं, जो देखो टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट उठाया जाता है। एग्जामिनर भी क्या करता है, पॉइंट से उठाता है क्वेश्चन को। क्रियाकलाप, चित्र 6.3 का अध्ययन कर इसकी तुलना चित्र 2.4 एवं चित्र 4.7 से करें। इन मानचित्रों के बीच क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? आता है तो अपने क्लास में चर्चा कीजिए इसके बारे में, एकदम डिबेट करो अपने क्लास में। टीचर से सवाल पे सवाल पूछो, नहीं आता है तो खूब सवाल पूछो। अरे कब तक नहीं आएगा, पिटा लो लेकिन सवाल पूछना मत छोड़ो। इधर को देखो, 2050 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? इसका जवाब आपको चार्ट देखकर ऊपर मिल जाएगा, चार्ट को ठीक से पढ़ोगे आप समझ जाओगे। असम एवं अधिकतर प्रद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। ये जो समस्या है यही जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, एकदम बराबर जमीन और उपजाऊ मिट्टी होती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। देखो यहाँ पर बताना है, उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य का नाम बताना है। तो नाम बता सकते हो कौन कौन है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तो पूरब में छोड़ दो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब नाम आप ले सकते हो। आगे टॉपिक पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, भाग नंबर 2 में। तब तक आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट में कर सकते हो आप, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको मैसेज रिप्लाई आ जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।